चौधरी चरण सिंह जी की उस वक्त बहुत किरकिरी हुई थी जब उन्होंने खुलेआम यहाँ तक कह दिया था कि इंदिरा गांधी को तो कनॉट प्लेस में खड़ा करके कोड़े मारने चाहिए। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। उन्होंने सरकार बनाने के लिए उसी इंदिरा गांधी का सहारा लिया जिनको वो हेलो दोस्तों आज के वीडियो में चौधरी चरण सिंह जी की बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी सनसनीखेज और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री, एक बार गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। उन्हें भारत माता का सपूत और धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल, कोई नॉनवेज नहीं, कोई तंबाकू, गुटखा, शराब, किसी तरह का व्यसन नहीं। बल्कि यदि कोई व्यक्ति ये व्यसन करता था तो चौधरी साहब से उसकी मुलाकात असंभव थी। एक बहुत ही सीरियस सी पर्सनैलिटी थी उनकी और उनके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पिक्चर देखने का कोई शौक़ नहीं। हाँ, किताबें ज़रूर पढ़ा करते थे और लिखते भी थे। कबीरदास जी के दोहे बहुत पसंद किया करते थे और जब भी उनका मूड बहुत अच्छा हुआ करता था तो कबीरदास के दोहे सुनाया करते थे। प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद उनके अंदर कोई बड़ा नवाबी शौक नहीं था, कोई बड़ी विलासिता नहीं। सिंपल सी एक एम्बेसडर गाड़ी थी उनकी और कभी अगर कोई ज़्यादा लग्जरी हुई तो उस वक्त की कॉन्टेसा गाड़ी का प्रयोग कर लिया करते थे। हवाई जहाज़ से सख्त परहेज था उनको। प्रधानमंत्री होते हुए भी लखनऊ आते थे तो ट्रेन से आते थे। कभी अगर दिन में किसी कमरे में बल्ब जला मिल गया तो बहुत डांट लगाया करते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का सबसे बेहतर उदाहरण है चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने अपने जीवन में लोगों से मिनिमम लिया और मैक्सिमम दिया। धोती कुर्ता और एक पुरानी HMT की घड़ी और घड़ी को उल्टा करके समय देखा करते थे। किसानों के मसीहा कहे जाते थे। उन्होंने बहुत से काम किए किसानों के लिए, जैसे कि 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में उनकी बदौलत ज़मींदारी प्रथा को जड़ से ख़त्म कर दिया गया। 1954 में किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित किया। चौधरी साहब ने किसानों की भलाई और उनके हक के लिए ऐसे ही बहुत सारे काम किए। उन सबको एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे हमको कोई पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटे वाला बटन है उसे दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये काम करने में, तो फटाफट दबा दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन वाला बटन। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। अब बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन काल की। तो चौधरी साहब का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ कमिश्नरी के हापुड़ ज़िले के नूरपुर गांव में एक बहुत ही साधारण से जाट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मीर सिंह था और इनका गोत्र तेवतिया था। चौधरी चरण सिंह अपने बचपन से ही ज़मींदारों के किसानों पर होने वाले अत्याचार और शोषण के बहुत खिलाफ थे। और जैसे होता है ना कि कोई बच्चा अगर किसी बात से नफ़रत करने लगे तो बड़ा होकर वो उसे बदलने की कोशिश करता है। बस यही हुआ उनके साथ भी और उन्होंने तय किया कि वो किसानों की दशा को बड़ा होकर बदलेंगे। पढ़ाई में चौधरी साहब एक अच्छे विद्यार्थी थे और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी से 1926 में लॉ में कंप्लीट की और उसके बाद चौधरी साहब 1928 में गाज़ियाबाद में वकालत करने लगे। वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में भी
चौधरी साहब सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स के केस लड़ा करते थे जो शोषित थे और ईमानदार हुआ करते थे। उन्होंने कभी भी पैसे के लिए किसी बेईमान का केस नहीं लड़ा। इसी बीच सभी नौजवान और नेता महात्मा गांधी के साथ देश को आज़ाद कराने के लिए जुड़ते जा रहे थे और 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का दांडी मार्च किया तो आज़ादी के दीवाने चौधरी चरण सिंह ने गाज़ियाबाद की सीमा पर जो हिंडन नदी है उस पर नमक बनाया और इसके लिए उनको 6 महीने की जेल भी हुई। मेरठ कमिश्नरी में चौधरी चरण सिंह ने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को बार बार चुनौती दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया था। इस कदर चौधरी चरण सिंह ने उनके नाक में दम कर रखा था। अब बात करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर की। तो 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और इसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती थी, तो चौधरी चरण सिंह हमारे यहाँ के बड़ौद के पास जो छपरौली सीट है जो कि बागपत ज़िले में पड़ता है, वहाँ से विधायक चुने गए और उस वक्त चौधरी चरण सिंह की उम्र सिर्फ 34 साल थी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि साल 1937 से लेके 1977 तक लगातार 40 साल तक छपरौली सीट से चौधरी चरण सिंह विधायक चुने गए। उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनते ही नेहरू जी ने कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद और उत्पादन को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये डिसीजन हालांकि सही था उनका, क्योंकि अंग्रेज़ पूरे भारत को लूट के ले गए थे, एक तरीके से देश को खाली कर दिया था और हमारे पास पूंजी की यानी कि पैसों की बहुत कमी थी और उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने उनको अपोज किया उनके इस डिसीजन के लिए और उनसे पूछा कि भैया पूंजीवाद तो ठीक है लेकिन किसानों के हिस्से में क्या, इनको भी तो कुछ दो। चौधरी साहब ये चाहते थे कि लैंड रिफॉर्मेशन बिल लेके आया जाए और सारी ज़मीनें किसानों को दे दी जाए, जिससे वो खुद इतना उत्पादन कर सकेंगे कि पूरे देश को लाभ पहुंचेगा। उस वक्त की नेहरू कैबिनेट में चौधरी साहब को जगह नहीं मिली क्योंकि वो नेहरू जी के खिलाफ थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के वो नियमित सदस्य रहे और 1952 में चौधरी चरण सिंह यूपी के रेवेन्यू मिनिस्टर यानी कि राजस्व मंत्री भी बने। अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में भी मतभेद होने लगे थे क्योंकि चरण सिंह तो नेहरू जी का खुलेआम विरोध करते थे और ऐसे ही काफ़ी और लोग नेता उनसे नेहरू जी से खफा होने लगे और अलग होने की बात सोचने लगे। चौधरी चरण सिंह आखिरकार 40 साल तक कांग्रेस का सदस्य रहने के बाद 1 अप्रैल 1967 को बहुत भारी मन से रोते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और इसके 1 साल बाद भारतीय क्रांति दल का गठन किया और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई जिसमें 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था और मार्च 1977 में इमरजेंसी जब ख़त्म हुई और इंदिरा गांधी इलेक्शन में हारी तो जनता दल सत्ता में आई और उस वक्त मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, ये मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति थे जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद से खुद को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। आखिरकार उनका ये सपना पूरा भी हुआ। ये जो सरकार बनी थी इसमें भी बहुत सारी पार्टियां शामिल थी और जब भी बहुत सारी पार्टियां एक साथ सरकार बनाती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। चौधरी चरण सिंह समेत बहुत सारे लोग मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे और चंद्रशेखर भी उनमें से एक थे। खैर, मोरारजी की सरकार में चौधरी चरण सिंह को होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री बनाया गया और चौधरी चरण सिंह ने गृह मंत्री बनते ही तुरंत इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दी, लेकिन अगले ही दिन मजिस्ट्रेट ने उनको रिहा कर दिया। चौधरी साहब ये कहते थे कि
1975 की इमरजेंसी में जो जुल्म, जो अत्याचार अपोजिशन के साथ इंदिरा गांधी ने की है, वैसा ही बर्ताव उनके साथ भी होना चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। वो तो इंदिरा गांधी से इस कदर खफा थे कि उन्होंने खुलेआम यहाँ तक कह दिया था कि इंदिरा गांधी को तो कनॉट प्लेस में खड़ा करके कोड़े मारने चाहिए। हालांकि लोग उन्हें समझाते थे कि चौधरी साहब आप ऐसी टिप्पणी ना किया करें, इससे इंदिरा गांधी को ही पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है। अब ये जनता दल पार्टी ही आई थी इस विचारधारा से कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के लिए सज़ा देनी चाहिए, लेकिन मोरारजी देसाई ने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया और किसानों के लिए भी उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। हालांकि इमरजेंसी केस के लिए शाह कमीशन बुलाया गया और महीनों तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चली और इंदिरा गांधी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार कुछ खास नहीं हुआ। तो चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए और जनता पार्टी में भी काफ़ी भारी मात्रा में विरोध शुरू हो गया और जन विरोध जब बहुत बढ़ गया तो बाकी सब पार्टियों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। चौधरी चरण सिंह जी की उस वक्त बहुत किरकिरी हुई थी जब उन्होंने सरकार बनाने के लिए उसी इंदिरा गांधी का सहारा लिया, जिनको वो बहुत बुरा बोला करते थे और जिनके वो इतने ज़्यादा खिलाफ थे। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में कांग्रेस और सीपीआई ने सपोर्ट किया था। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब चीज़ें सही चल सकती थी। लेकिन जिस दिन चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन इंदिरा गांधी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर बैठी हुई थी कि चौधरी चरण सिंह आएंगे उनके पास और वो उन्हें मुबारकबाद देंगी, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगी। लेकिन ये कहा जाता है कि चरण सिंह के जो दामाद थे उन्होंने चौधरी साहब को ये कहा कि आप क्यों जाएंगे उनके पास, इंदिरा गांधी को आना चाहिए आपके पास। और बस इसी अकड़ की वजह से इंदिरा गांधी ने उसी दिन समर्थन वापस लेने का मन बना लिया और अब सबको अंदाज़ा हो गया था कि चौधरी चरण सिंह ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दोस्तों 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 14 जनवरी 1980 को कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चौधरी साहब केवल 170 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। और इतिहास में ये बात भी दर्ज हुई कि चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे भारत के जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी दिन सदन फेस नहीं की, सदन में वो एक भी बार नहीं गए। उसके बाद फिर से इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी फिर से जीत गई और प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इस सब के बावजूद चौधरी चरण सिंह ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सादगी से जिस तरह जीवन व्यतीत किया, आज के युग में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो गरीबों के और किसानों के मसीहा ऐसे ही नहीं कहलाए जाते थे। कोई भी गरीब, कोई भी किसान उनसे खुलकर अपने मन की बात कभी भी कह सकता था और वो उसका निवारण करते थे। उनके ना रहने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है और यही मेरठ, मुजफ्फरनगर जो उनके गढ़ थे, उन्होंने कभी भी यहाँ के आंतरिक दंगों को बाहर नहीं आने दिया और तुरंत उनका समाधान भी किया। चौधरी साहब की राजनीतिक विरासत पर कई लोगों ने अधिकार जमाने की कोशिश की, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या महेंद्र सिंह टिकैत हो या जनता दल के बाकी नेता। उन्होंने जेल में ही शिष्टाचार नाम से एक किताब लिखी थी जो कि भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का एक बेशकीमती दस्तावेज है। इसके अलावा उन्होंने इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत सी किताबें लिखी। इनमें से जॉइंट फार्मिंग एक्ट रेड, जिसमें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी और उसके सुधार के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं, और चरण सिंह सेलेक्टेड वर्क्स खास तौर से बहुत फेमस हैं और ये किताबें विश्व भर में पढ़ी जाती हैं। यदि आप भी इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं
और चरण सिंह जी के विचार उन्हीं के शब्दों में जानना चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से इनको ख़रीद सकते हैं या फिर आप खुद भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सर्च करके इनको ख़रीद सकते हैं। 29 मई 1987 को स्ट्रोक की वजह से उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 बच्चे हैं और अजीत सिंह RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष रहे और अब उनकी भी कुछ दिनों पहले कोरोना से मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पुत्र और चरण सिंह जी के पौत्र जयंत चौधरी को RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया है। चौधरी चरण सिंह इसलिए नहीं याद किए जाएंगे क्योंकि वो अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान से विधायक चुनवा सकते थे या फिर वो उत्तर प्रदेश के CM और बाद में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, बल्कि वो इसलिए याद किए जाएंगे कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को आगे बढ़ाया जो शोषित था, जिसकी कोई सुनता नहीं था। हालांकि इसकी कीमत उन्हें अपने ही लोगों के भारी विरोध और असहयोग से चुकानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। अपनी समस्त छोटी बड़ी भूलों के बावजूद चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के असली चौधरी थे। 23 दिसंबर को उनकी जन्मतिथि और 29 मई को पुण्यतिथि मनाई जाती है और इस पुण्यतिथि पर ये वीडियो हमारी तरफ से उन्हें समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।